E16 हिंदी। मिराज डाइव के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था उसके लिए नई और अजनबी थी। लगभग सभी प्रशिक्षणों में जो उसने पहले लिया था, उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो पृथ्वी पर प्रशिक्षण के समानांतर थे, लेकिन मिराज डाइव तकनीक के फेंटिंग युद्धाभ्यास के लिए प्रशिक्षण वास्तव में अलग था। वह पहली बार तकनीक सीखने वाले सामान्य प्रशिक्षु से अलग नहीं था। पृथ्वी पर छल कपट उपयोगी और प्रभावी थे, लेकिन उनके लिए प्रशिक्षण केवल दोहराव और अभ्यास से अधिक कुछ नहीं था। उन्हें वास्तव में आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पर्यवेक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि यह छल, यदि सही ढंग से किया जाए, तो लक्ष्य के मन में भ्रम पैदा कर सकता है। रूई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसे एक छलपूर्ण तकनीक इस तरह का भ्रम पैदा कर सकती है? मुझे लगता है कि यह छल कपट बहुत विश्वसनीय है। सुपरवाइजर ने अपना सिर खुजलाया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। रूई को आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि किसी प्रशिक्षण केंद्र के पर्यवेक्षकों ने उस प्रशिक्षण केंद्र की सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, जिसकी देखरेख का जिम्मा उन्हें दिया गया है, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। जरूर, उसने सिर हिलाया। मैं आपकी यह पेशकश स्वीकार करूंगा। पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया। उनके बीच कुछ दूरी बनाते हुए, एक मानक कुश्ती मुद्रा अपनाते हुए, रूई ने बदले में उसकी नकल की। पर्यवेक्षक ने रूई के पेट के ऊपरी हिस्से की ओर झपटा मारा और निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। हूश! जैसे ही रूई ने इसे रोकने की कोशिश की, ये हमला फीका पड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुपरवाइजर ने ऊपरी टैकडाउन नहीं किया था, लेकिन किसी तरह रूई ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वह देखा। सुपरवाइजर मुस्कुराया। रूई ने उनसे प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला करने से पहले कुछ और प्रदर्शनों के लिए अनुरोध किया था। भ्रम तकनीक भी पृथ्वी पर वास्तविक चीज नहीं थी, और वास्तव में एक के अधीन होना एक अविश्वसनीय अनुभव था। उन्होंने जल्दी ही यह भी जान लिया कि यह तकनीक कितनी कारगर थी। वह वास्तव में भ्रम में पड़ गया था, भले ही वह जानता था कि यह एक छलावा था। इसने एक बहुत बड़ा अवसर पैदा कर दिया था जिसका उपयोग पर्यवेक्षकों द्वारा शक्तिशाली वास्तविक टैकडाउन को अंजाम देने के लिए आसानी से किया जा सकता था। रूई ने जितना ज्यादा इस तकनीक के बारे में जाना, उतना ही वह इससे प्रभावित होता गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह एक मुफ्त तकनीक है। उसने तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर दिया। प्रशिक्षण के पहले चरण में छल करना शामिल था, और उसने वह काला बॉडीसूट पहना जिसके बारे में पर्यवेक्षक ने उसे बताया था। इसे खींचना उल्लेखनीय रूप से आसान था, जिससे रूई को उस सूट की याद आ गई जिसे आवेदकों को मार्शल प्रवेश परीक्षा के दूसरे दौर में पहनना आवश्यक था। तैयार हो जाओ, अपनी जगह पर आ जाओ, सुपरवाइजर ने निर्देश दिया, जबकि वह क्रिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु से खेल रहा था। मैं सही समय पर सूट को फ्रीज कर दूंगा ताकि तुम सही समय का शारीरिक रूप से अनुभव कर सको। यही वह हिस्सा था जिसने रूई को उलझन में डाल दिया। वह दूर से सूट पर नियंत्रण कैसे कर सकता था? क्या ऐसी तकनीक मौजूद थी? क्या तकनीक के जरिए दूर से भी संवाद करना संभव था? रूई ने क्रिस्टल को संदेह से देखा। वह क्रिस्टल संभवतः गूढ़ पदार्थ था जिसमें अजीब विदेशी प्रभाव थे, जो किसी न किसी रूप में संकेत प्रेषित करते थे, जिससे सूट में कुछ तंत्र सक्रिय हो जाता था, जिससे वह जम जाता था। अरे, सुनिश्चित करो कि तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र संतुलित रहे, अन्यथा जब मैं फ्रीज सक्रिय करूंगा तो तुम असंतुलित होकर नीचे गिर जाओगे। पर्यवेक्षक ने सलाह दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। करूंगा, रूई ने पुष्टि की। ठीक है, बस सामान्य अपर टेकडाउन को निष्पादित करें जो आपने अपनी फाउंडेशन तकनीक में सीखा था, यह आखिरकार उसी तकनीक पर आधारित है। रूई ने सिर हिलाया, फिर अपने सामने कुश्ती के डमी को देखा। उसने हमला किया, फिर पेट के ऊपरी हिस्से पर झपट्टा मारा, फिर अचानक जम गया। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? प्रक्षेप पथ में वह विशेष घटना, और शरीर के वजन के बदलाव का वह विशेष क्षण। यही वह क्षण है। आपको अपने शरीर के साथ इस समय को याद रखना होगा, अन्यथा आप इसे कभी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये स्थिर अवस्था आपको सही समय और तकनीक के निष्पादन के लिए केवल एक संदर्भ बिंदु देने के लिए आवश्यक है। एक बार ऐसा करने के बाद, आप फिंट की पुनरावृत्ति के साथ इसमें बेहतर हो जाएंगे। जो समय मैंने आपको दिखाया था, उससे मेल खाने की कोशिश करेंगे। पर्यवेक्षक ने समझाया। रूई ने सिर हिलाया। मुझे अभी भी समय और स्थान याद नहीं है, लेकिन ये प्रशिक्षण निश्चित रूप से मदद करता है। मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे केवल आपको देखना पड़े और खुद से प्रशिक्षण लेना पड़े तो मैं इसे समझ पाऊंगा। अकादमी इसी के लिए है। अब चलो इसे एक बार और आजमाते हैं। आपको इस पैंतरेबाजी को कई बार दोहराना होगा ताकि आप संक्रमण के समय और स्थान को पूरी तरह से याद रख सकें। रूई ने प्रशिक्षण फिर से शुरू करते हुए सहमति जताई। हर बार उसने वैध ऊपरी टैकडाउन किया, और हर बार सुपरवाइजर ने उसे उस समय रोक दिया जब रूई को वास्तविक निचले टैकडाउन में संक्रमण शुरू करना था। इस प्रशिक्षण का सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि सुपरवाइजर सीधे रूई को बता सकता था कि उसे कब रुकना है। इस अजीबोगरीब तकनीक के बिना, रूई को यह समझने में भी बहुत लंबा समय लगाना पड़ता कि इष्टतम समय कब है। लेकिन इस प्रशिक्षण ने उसे व्यापक थकाऊ प्रशिक्षण से बचने की अनुमति दी। कोई आश्चर्य नहीं कि अकादमी इतनी प्रशंसित थी।
उसे वास्तव में एहसास हो गया था कि अकादमी मार्शल आर्ट और मार्शल आर्टिस्ट के लिए कितना कुछ करती है। प्रशिक्षण 1 घंटे तक चलता रहा, जब तक कि पर्यवेक्षक ने उसे रोक नहीं दिया। इस चरण में ही अपना सारा समय व्यतीत करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने समझाया, ये सबसे अच्छा है कि आप संक्रमण के समय और स्थान को महसूस करने के बाद फिंट का अभ्यास करें, आप निश्चित रूप से असफल होंगे। लेकिन हम आपको अगले प्रशिक्षण सत्र में 1 घंटे के लिए बॉडी सूट पर वापस लाएंगे और फिर उस घंटे के बाद फिर से इसे दोहराने की कोशिश करेंगे। जब तक आप फिंट में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेते, हम इसे बार बार दोहराएंगे। रूई ने सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से समझ में आता है। संक्रमण में उसके द्वारा किए गए प्रयास और बॉडी सूट पहनने पर पर्यवेक्षक द्वारा बताए गए सटीक समय के साथ साथ तुलना करना शायद बेहतर था। इस तरह से वह लगातार यह समझ सकता था कि वह हर बार कितनी दूर था और समय के साथ उसकी सटीकता में वृद्धि की दर क्या है। ये ऐसी चीजें हैं जो वह अन्यथा पूरी तरह से करने में असमर्थ होता। यह उनकी भयानक विकास दर के साथ संयोजन में था, और उन्हें संदेह था कि वे इस तकनीक में अपेक्षा से बहुत पहले ही निपुणता प्राप्त कर लेंगे। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है, और कीमत बहुत सस्ती है। रूई ने काफी समय तक इस छल कपट का प्रशिक्षण लिया। दुर्भाग्यवश वह उतनी प्रगति नहीं कर पाया जितनी उसने आशा की थी। यह अपेक्षित है। आमतौर पर इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने में लंबा समय लगता है, पर्यवेक्षक ने आश्वस्त किया। एक बार जब रूई का प्रशिक्षण सत्र समाप्त हो गया, तो उसने बाहर जाने से पहले कई कायाकल्प औषधियों का सेवन किया और मिराज डाइव तकनीक पर अपने विचार एकत्र किए। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब लक्ष्य को इसके बारे में पता नहीं होता। रूई ने सोचा, फिर भी ये तब भी प्रभावी हो सकता है जब इसके बारे में पता हो, बशर्ते इसका उपयोग चतुराई से किया जाए। वास्तव में, अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी इसके बारे में जानता है और सतर्क है, तो मैं उनकी सावधानी का उपयोग उनके खिलाफ जाल बिछाने के लिए कर सकता हूं। कुल मिलाकर, रूई इस तकनीक से काफी संतुष्ट था। इसने उसके आक्रमण और ग्रैपलिंग विकल्पों को काफी बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम किया, जो कि उसने शुरू में उम्मीद से कहीं बेहतर था। ठीक है, अगली चीज जो मुझे करनी चाहिए, वह है उन शेष तकनीकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था की जांच करना जो मैंने चुनी है। उन्होंने अनुमान लगाया। NO12BN.C ओम। शेष तकनीकें थीं शिफ्टिंग सिलहुट, बाइंडिंग लैश और फ्लोइंग कैनन। अगली तकनीक जिसमें उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, वह थी फ्लोइंग कैनन। ये क्षमता उन्हें ज्यादा शक्तिशाली स्ट्राइकिंग विकल्प देती, जिससे उनके आक्रमण की शक्ति बढ़ती। इससे उन्हें एक फिनिशर भी मिलता, जिसकी कमी उन्हें अकेले वाइटल प्रेशर के साथ थी। यदि मेरे पास ये तकनीकें होती तो मुझे मिलियाना से इस तरह निपटना नहीं पड़ता। मिलियाना के विरुद्ध उनकी रणनीति को खोजना या क्रियान्वित करना आसान नहीं था। यदि उनके पास ये तकनीकें होती तो वे बेहतर और कम जोखिम वाली रणनीति बना पाते। वह आक्रामक स्ट्राइकिंग तकनीक प्रशिक्षण केंद्र में गया। यह उसके लिए अधिक परिचित वातावरण था। फ्लोइंग कैनन वाकई एक बढ़िया विकल्प है, तुम सही जगह पर आए हो। सुपरवाइजर ने सिर हिलाया और अपनी नज़र रूई की तरफ घुमाई। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। रूई ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ मैम, मैं मानता हूं कि आपने फ्लोइंग कैनन तकनीक के पीछे के सिद्धांत और तंत्र को पढ़ा और समझा है। मेरे पास है। ठीक है, इसे अपने शब्दों में मुझे समझाओ। फ्लोइंग कैनन के लिए उपयोगकर्ता को गति बढ़ाकर गति और गतिज ऊर्जा का निर्माण करना पड़ता है। फिर जब उपयोगकर्ता लक्ष्य के करीब पहुंचता है, तो उपयोगकर्ता सभी निर्मित गति और गतिज ऊर्जा को प्रहार शक्ति में परिवर्तित करता है, जिससे उपयोगकर्ता की सामान्य शारीरिक सीमाओं से कहीं अधिक बड़ा प्रहार होता है। तकनीक की शक्ति की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उपयोगकर्ता तकनीक में कितना कुशल है और तकनीक के उपयोग से पहले उपयोगकर्ता ने कितनी ऊर्जा और गति का निर्माण किया है। सुपरवाइजर ने जवाब में सिर हिलाया। अच्छा, विवरण, प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्यप्रणाली के बारे में बात करने से पहले, मैं आपको एक प्रदर्शन दिखाऊंगा। आइए। वह उसे एक बड़े पंचिंग बैग के पास ले गई, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बैग से 3 मीटर दूर जाने से पहले उसने सिर हिलाया। मैं अधिक मजबूत प्रभाव डालने के लिए और पीछे जा सकता था, लेकिन प्रभावशीलता दिखाने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। वह दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर अपने लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए अधिक चौड़ी मुद्रा में खड़ी हो गई। फू, उसने हमला करने से पहले सांस छोड़ी। बैम। ये दृश्य देखकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। ये प्रहार सचमुच बहुत शक्तिशाली था। बड़े बड़े पंचिंग 90 डिग्री से भी आगे तक घूम गए और लगभग एकदम सही 80 डिग्री पर पहुंच गए। ऐसा ही दिखता है, उसने एक हाथ से झूलते हुए पंचिंग बैग को रोकते हुए समझाया। ये बहुत करीब था और इससे ज्यादा होता तो मैं इसे तोड़ सकती थी। उसने बैग की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। इस हमले की शक्ति फे के हथेली के हमलों के समान थी, लेकिन इस तकनीक को और अधिक निम्नतर बनाने वाली बात यह थी कि प्रत्येक बार इसका उपयोग करने के लिए गति और ऊर्जा का निर्माण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जबकि फे आउटर कन्वर्जेंस की बदौलत इस स्तर के हमलों को स्पैम कर सकता था।
ये प्रभावशाली है, रूई ने ईमानदारी से कहा। यह आपको हर बार शक्तिशाली प्रहार करने की अनुमति देगा जब आपका प्रतिद्वंद्वी आप दोनों के बीच कुछ दूरी बनाएगा। उसने समझाया। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो हम प्रशिक्षण पद्धतियों से शुरू कर सकते हैं। रूई ने सिर हिलाया। कृपया करो। तकनीक अपेक्षाकृत सरल है। गति बनाने के लिए बस अच्छे पुराने दौड़ने की जरूरत होती है, इसलिए इसके लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। आप ज्यादा गति और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रशिक्षु स्तर की पैंतरेबाजी तकनीकों का भी उपयोग करते हैं ताकि फ्लोइंग कैनन स्ट्राइक ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। उसने समझाया। प्रशिक्षण की जरूरत है उस सारी गति और ऊर्जा को हमले में बदलना। रूई ने उसके शब्दों में डूबकर सिर हिलाया। यात्रा की गति को प्रहार करने की शक्ति में बदलने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है, ये बस कुछ ऐसा है जिसे आप बार बार दोहराकर बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि तकनीक के स्क्रॉल में किसी भी उपकरण के साथ किसी भी प्रशिक्षण व्यवस्था को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हमने कोई भी प्रशिक्षण उपकरण या तकनीक विकसित नहीं की है जो इस तकनीक में सहायता कर सके। कुछ निर्देश हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, उसने आगे बात जारी रखने से पहले बताया। सबसे पहले, आपको किसी के पास पहुंचने से पहले अपनी यात्रा की गति धीमी करने की अपनी प्रवृत्ति से छुटकारा पाना होगा। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। आखिरकार, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टकराकर खुद को और अपने शिकार को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन इस मामले में, ये प्रवृत्ति हानिकारक है। गति धीमी करने से केवल आपकी मृत्यु होगी और आपके द्वारा बनाई गई शक्ति खत्म हो जाएगी। रूई ने सिर हिलाया। ये बात तो समझ में आती है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते समय गति को खत्म करने का कोई मतलब नहीं था जो काम करने के लिए गति का इस्तेमाल करती है। पहला कदम यह है कि जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने वाले हों तो अपने पैरों की गति धीमी न करें। दूसरा कदम है अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करते समय अपनी गति धीमी करना। रूई को समझ में आ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। भौतिकी में पृष्ठभूमि रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह अपेक्षाकृत सरल मामला था। जब कोई व्यक्ति दीवार से कूदकर अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वह जमीन पर बल लगाकर अपनी गति को शून्य कर देता है। यह अनिवार्य रूप से फ्लोइंग कैनन के पीछे का सिद्धांत था। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, फिर जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचते हैं, तो आप उन पर जितना संभव हो उतना बल लगाते हैं और धीमे हो जाते हैं। ऐसा करके आप अपनी सारी गति को प्रहार करने वाली शक्ति में बदल देते हैं जिसका सामना आपके प्रतिद्वंद्वी को करना होगा। जिस तरह ऊंची दीवारों से कूदने पर जमीन पर गिरने पर ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, उसी तरह तेजी से आगे बढ़ने और अपने प्रतिद्वंद्वी पर पूरी ताकत से वार करने पर भी ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। इस तरह फ्लोइंग कैनन ने उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए अपनी सीमाओं को पार करने की अनुमति दी। आप भ्रमित नहीं लग रहे हैं? सुपरवाइजर ने टिप्पणी की। आमतौर पर, मुझे तकनीक सीखने वालों को मामला समझाना पड़ता है। क्या छात्र तकनीकों के पीछे के तंत्र और सिद्धांतों के बारे में जानने की भी परवाह करते हैं? रूई ने हंसते हुए कहा। आमतौर पर, नहीं। उसने कंधे उचकाए। लेकिन यह जरूरी है। ये जानना कि आपकी तकनीकें कैसे काम करती हैं, ये जानने के लिए जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। कई परिदृश्यों में, खराब संगतता के कारण किसी निश्चित तकनीक का उपयोग करना उस परिदृश्य में सही उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक आप अपनी तकनीकों को अच्छी तरह से नहीं समझ लेते, तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ऐसा क्यों है। रूई ने सिर हिलाया। तकनीकें औजारों की तरह होती हैं, उनका उपयोग उनकी गुणवत्ता और कार्यप्रणाली जितना ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन औजार भी उस व्यक्ति के हाथों में बेकार होते हैं जो उनका उपयोग करना नहीं जानता। ठीक है, अब मैंने तकनीक को और विस्तार से समझा दिया है। चलिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं। रूई ने सिर हिलाया। जैसा कि मुझे यकीन है कि अगर आप स्क्रॉल से गुजर चुके हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं, इस तकनीक का प्रशिक्षण बेहद सरल है। आपको बस तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक आपको इसकी आदत न पड़ जाए। 3 मीटर की दूरी से पंचिंग बैग पर तकनीक का उपयोग करके शुरुआत करें। चूंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि रन अप के लिए किसी भी अप्रेंटिस स्तर की तकनीक का उपयोग न करें। इसके अलावा, शुरुआत में एक सरल और आसान हमले का उपयोग करें। एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाए तो आप अधिक जटिल हमले कर सकते हैं। रूई ने सिर हिलाया। तो फिर मैं सीधे मुक्के से शुरुआत करूंगी। सीधे मुक्के को बढ़ाने के लिए गति का उपयोग करना वास्तव में एक लोकप्रिय कराटे तकनीक थी जिसका अक्सर एमएमए में उपयोग किया जाता था। इसे ब्लिट्ज पंच के रूप में जाना जाता था। हालांकि, फ्लोइंग कैनन केवल मुक्के तक सीमित नहीं था। इसके अलावा, इसकी दक्षता एमएमए में इस्तेमाल की जाने वाली ब्लिट्ज पंच तकनीक से कहीं अधिक थी। यही कारण है कि यह एक अप्रेंटिस स्तर की तकनीक थी। रूई ने अगले कुछ घंटे एक ही कार्य को बार बार दोहराया। हमला करने के लिए पहले हमला करना बेहतर है, जितना आप सामान्य रूप से करते हैं। उसने कहा, आमतौर पर, आप तब मुक्का मारते हैं जब आप अपनी बांह पूरी तरह फैला लेते हैं, या अधिकतम शक्ति के लिए थोड़ा पहले, लेकिन इस मामले में, उससे थोड़ा पहले हमला करने से प्रभाव लंबा हो जाएगा जिससे आपको अपनी सारी गति को प्रहार शक्ति में बदलने के लिए अधिक समय और दूरी मिलेगी।
रूई ने सिर हिलाया और तुरंत ही उसकी ब्लिट्ज पंच फ्लोइंग कैनन तकनीक अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। इसमें निपुणता प्राप्त करने में मुझे कितना समय लगेगा? उन्होंने प्रशिक्षण सत्र समाप्त करने का निर्णय लेते हुए पूछा। उसने कंधे उचका दिए। यह उन तकनीकों में से एक है जिसमें आप लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। इसमें कोई स्पष्ट सीमा नहीं है जिसके आधार पर आप घोषित कर सकें कि आपने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जैसा कि कुछ अन्य तकनीकों में होता है। उसने आगे कहा, फिर भी, एक बार जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप अपनी यात्रा की गति को आसानी से मारक शक्ति में बदल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अब और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। जब फ्लोइंग कैनन के साथ उनका प्रशिक्षण समाप्त हो गया, तो उन्होंने बाकी बची हुई तकनीकों पर काम करना शुरू कर दिया। शिफ्टिंग सिलहुट और बाइंडिंग लैश। ये दो बची हुई तकनीकें ग्रैपलिंग ओरिएंटेड तकनीकें थीं जिन्हें रूई ने अपने फाउंडेशन के राउंड के लिए सीखने का फैसला किया था। शिफ्टिंग सिलहुट उनकी सबसे हालिया तकनीकों में सबसे कम आकर्षक तकनीक थी। ये पूरी तरह से रक्षात्मक थी जिसने उन्हें ग्रैपलिंग हमलों का सामना करने और उन्हें संभालने और उनसे अलग होने में सक्षम बनाया। बाइंडिंग लैश एक अन्य तकनीक थी जिसमें लचीलापन कम था, लेकिन दक्षता अच्छी थी, जिससे वह आने वाले प्रहारों को पकड़ सकता था और उन्हें अपने पूरे शरीर से लॉक कर सकता था, जिससे वह संबंधित जोड़ों को संभावित रूप से विस्थापित कर सकता था या कम से कम कुश्ती में एक बड़ी पहल हासिल कर सकता था। मिराज डाइव के साथ इन दो तकनीकों ने उन्हें अपने ग्रैपलिंग समाधानों में काफी आत्मविश्वास दिया। बचाव के लिए शिफ्टिंग सिलहुट, आक्रमण के लिए मिराज डाइव और जवाबी आक्रमण के लिए बाइंडिंग लैश। इसके अलावा, शेष दो तकनीकों के लिए प्रशिक्षण पद्धतियां पिछली तकनीकों की तुलना में बहुत सरल थीं। एक बात यह है कि वे पृथ्वी पर मार्शल आर्ट जैसे जूडो, ब्राजीलियाई जियू जित्सु और सैम्बो में पाए जाने वाले ग्रैपलिंग प्रशिक्षण से बहुत अलग नहीं थे। इनमें से प्रत्येक मार्शल आर्ट पूरी तरह से नहीं तो बहुत हद तक ग्रैपलिंग और कुश्ती पर केंद्रित थी। शिफ्टिंग सिलहुट के लिए, उन्होंने बस गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में परिवर्तन को पढ़ने की अपनी क्षमता को प्रशिक्षित किया और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अपने वजन को बिल्कुल सही तरीके से स्थानांतरित करने का तरीका सीखा। इस तकनीक में कमियां हैं। सुपरवाइजर ने चेतावनी दी, यह उच्च भार वर्ग के लोगों के लिए सीमित है। इसके अलावा, ये तकनीक अकेले उच्च दक्षता वाली टेकडाउन या फेंकने वाली अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों का मुकाबला नहीं कर सकती है। रूई ने सिर हिलाया। उसने पहले ही इस तकनीक की प्रभावशीलता के बारे में अपनी उम्मीदें तय कर ली थीं। अगर यह अकेले ही सभी ग्रैपलिंग अपराधों का मुकाबला कर सकता है, तो ये पहले से ही मुफ्त नहीं होगा। अधिक शक्तिशाली रक्षात्मक ग्रैपलिंग तकनीकें निश्चित रूप से निःशुल्क नहीं हैं। उन्हें पूरा यकीन था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे अपने द्वारा चुनी गई 5 तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने के बाद मिशन पूरा करना शुरू करेंगे। अंततः उन्हें 10 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों के साथ मिशन पूरा करने का पूरा विश्वास था। ध्यान भटकना मत, उसके सुपरवाइजर ने निर्देश दिया। बाइंडिंग लैश एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए नाजुक समय की जरूरत होती है। अगर आप इस तरह से अंतरिक्ष में घूरते रहेंगे तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, सुपरवाइजर फे ने। रूई ने अपने विचार एक तरफ रख दिए और तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह इस समय 5वीं और अंतिम तकनीक के पहले प्रशिक्षण सत्र में था। पिछले 24 तकनीकों से वह प्रत्येक तकनीक के प्रशिक्षण सत्र में खुद को डुबो रहा था। वह जल्द से जल्द प्रत्येक तकनीक का स्वाद लेना चाहता था। इसका कारण ये था कि वह अगले कुछ महीनों में अपने लिए सबसे अनुकूल कार्यक्रम की योजना बना सकें। तैयार हो? सुपरवाइजर फेने ने पूछा। मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा। वह रूई की ओर तेजी से बढ़ा और एक पल में दूरी पार करते हुए रूई के चेहरे पर एक सीधा मुक्का मारा। पाव। रूई ने अपने हाथ और पैर उसके चारों ओर लपेटकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। हा हा हा, उसके सुपरवाइजर ने हंसते हुए कहा। नहीं, तुमने सब गलत समझा है। तुम्हें स्ट्राइक के साथ चलना चाहिए, एक जगह खड़े नहीं रहना चाहिए। यह इस मामले में इलास्टिक शिफ्ट तकनीक से काफी हद तक मिलता जुलता है, बस अब तुम्हें इलास्टिक शिफ्ट तकनीक को लागू करते समय हमले को एक साथ पकड़ना होगा, जिससे ये बहुत कठिन हो जाएगा। रूई उठ खड़ा हुआ और अपनी चोट को रगड़ते हुए दूसरा रुख अपनाया। एक बार फिर, कृपया NOWELL-BE-IN.C-OM। आज के लिए आप बहुत उत्साहित होंगे, है ना? केन ने रूई से मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, रूई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं था तो मैं झूठ बोलूंगी। बेहतर होगा कि तुम्हारी पिटाई ना हो। करूंगा। रूई और केन ने स्पैरिंग सुविधा की ओर जाते हुए मजाक किया। उन दोनों को अकादमी में शामिल हुए 1 साल हो गया था। उस अवधि में उन दोनों की वृद्धि में तेजी आई थी। वे कई इंच लंबे हो गए थे। उनके शरीर में मांसपेशियों की टोन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी, जो सामान्य युवा किशोरों के लिए असामान्य थी, और उनके बचपन की कई विशेषताएं बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं। रूई के काले बाल उस समय से बढ़ गए थे जब वह खुद को प्रशिक्षण में डुबोए हुए था। यह इस बात का प्रमाण था कि वह कितना ध्यान केंद्रित करता था और निवेश करता था। रूई में जो बहुत सारी सक्रिय ऊर्जा थी, वह संघनित हो गई थी, जैसे कि उसे प्रयास करने के लिए एक दिशा मिल गई हो।
मार्शल आर्ट से संबंधित सभी मामलों के बारे में असीम उत्सुक उत्साह रखने वाला रूई अब नहीं रहा, और उसकी जगह एक शांत स्वभाव वाला युवक था, जिसका स्वभाव अत्यधिक दृढ़ता और कड़ी मेहनत से बना था। दूसरी ओर केन अधिक सहज और शांत दिखाई दिया। दोस्तों के साथ स्वतंत्रता, अन्वेषण और विकास के एक वर्ष ने उसे अच्छा किया था। हालांकि वह अपने शक्तिशाली पिता के दुर्जय प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं था, फिर भी ये लड़के के लिए बहुत कुछ हासिल करने के लिए पर्याप्त था जो उसने अपने पूरे जीवन में खो दिया था। फिर भी बेपरवाह स्वभाव के नीचे इस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होने की इच्छा थी। वह अकादमी छोड़ते ही अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता था, खासकर अब जब वह वास्तव में समझ गया था कि बिना बंधनों के जीवन आनंदमय है। अरे देखो यहाँ कौन है, एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर केन ने तुरंत आह भरी। फे, उसने हार मानकर शांति से कहा। पिछले एक साल में उसने उसे दूर भगाने की कोशिश करना छोड़ दिया था। उसने बस यह मान लिया कि वह उन्हें परेशान करने के लिए आसपास ही रहेगी और आगे बढ़ गया। बहुत सुस्ती है, फे ने कंधे उचकाते हुए आह भरी। रूई, ये सोचना कि तुम प्रशिक्षु बनने के एक साल बाद ही हमारे साथ जुड़ जाओगी, जैसा कि अपेक्षित था, तुम्हारी प्रगति भयावह है। हमें उस स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगा, है ना मिलियाना? फे ने अपने साथ आई लड़की की ओर देखा, जिसके जवाब में उसने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे उस बिंदु तक पहुंचने में लगभग 2 साल लग गए, उसने धीरे से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह औषधि का शौकीन है, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब तक वे सुविधा केंद्र पर नहीं पहुंच गए, तब तक उन्होंने कुछ और हंसी मजाक किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ठीक है, हम यहाँ हैं, केन ने घोषणा की। उफ, वह जाने के लिए तैयार लग रही है। उसने सबसे बड़े प्रशिक्षण रिंग के बीच में खड़ी एक महिला की ओर इशारा किया। रूई अकड़ गया क्योंकि उसे देखते हुए हल्का दबाव महसूस हुआ। मार्शल स्क्वायर कायरी, आज कॉम्बैट सुपरवाइजर स्क्वायर कायरी और वरिष्ठ प्रशिक्षुओं के बीच नियमित मुकाबला सत्र था। अकादमी ने न केवल प्रशिक्षुओं के बीच, बल्कि अधिक विकसित प्रशिक्षुओं और स्क्वायर के बीच भी मुकाबला सत्र अनिवार्य कर दिया था। मार्शल प्रशिक्षु जिन्होंने रूई की तरह हाल ही में अपनी मार्शल आर्ट की नींव रखी थी, वे स्क्वायर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए योग्य थे। उसने अभी अभी उन 5 तकनीकों को निखारना समाप्त किया था जिन्हें सीखने का उसने संकल्प लिया था, जब अगले स्क्वायर मुकाबला सत्र की घोषणा की गई। मार्शल प्रशिक्षु जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट की नींव नहीं बनाई है, उन्हें मार्शल स्क्वायर से लड़ने से बहुत कम लाभ होगा। उनके लिए बेहतर होगा कि वे नई तकनीक सीखें और अपनी नींव विकसित करें, जैसा मैंने किया, बजाय इसके कि वे अपने स्तर से इतने ऊपर की लड़ाई में उतरें कि वे उससे कुछ भी मजबूत न कर सकें। आज उसका पहली बार मार्शल स्क्वायर से मुकाबला था, वह भी स्क्वायर कायरी जैसी ही क्षमता वाली। उसके बारे में उसे जो पता था, उसके अनुसार वह एक अनुभवी ऑलराउंडर थी, जिसने 20 साल से ज्यादा समय तक इस क्षेत्र में काम किया था। हालांकि संख्या का अपना गुण होता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उनके जैसे कई बच्चे उसे हरा नहीं सकते थे। आप लोग आमतौर पर कौन सी रणनीति अपनाते हैं? रूई ने पूछा। ओह, केन ने रूई की तरफ अजीब नजर से देखा। हम बुनियादी चीजें आजमाते हैं, आप जानते हैं, उसे परेशान करना, उसका ध्यान भटकाना और ऐसी ही दूसरी चीजें, लेकिन ये कभी काम नहीं करता। यदि उस पर ऐसा कुछ काम किया जाता तो वह बहुत पहले ही खेत में मर चुकी होती। हाँ, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर है। केन ने कंधे उचका दिए। सच है, फे ने सहमति जताई। हमारे स्तर पर, हम जो भी रणनीति बनाते हैं, उसका असफल होना तय है। यह एक उचित बात थी। उनके पास उसे मात देने का कोई तरीका नहीं था। ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं थी, उसके पास जो विशुद्ध अनुभव था, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उनके जैसे युवा मार्शल प्रशिक्षु मात दे सकें। फिर भी, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, रूई ने जोर दिया। क्या आपके मन में कुछ है? एड्स बाय पब फ्यूचर, सबसे पहले, कौन कौन लोग इसमें भाग ले रहे हैं? रूई ने चारों ओर देखते हुए सोचा। इससे पहले कि वह कोई रणनीति बना सके, उसे सभी जरूरी जानकारी जुटानी होगी। वहां फेलिक्स है, केन ने उसकी ओर इशारा किया। रूई को उसकी याद आ गई, ये वही बच्चा था जिसने 1 साल पहले नेल से लड़ाई की थी। और दलेन भी। फे ने एक बड़े, तगड़े लड़के की ओर हाथ हिलाया। वह एक रक्षा उन्मुख प्रशिक्षु था, है ना? रूई ने पूछा, जो एक बार उसके साथ मुकाबला कर चुकी थी। हाँ, केन ने पुष्टि की। वह भी बहुत अच्छा है। रूई ने भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं की गिनती जल्दी से की, और उनके बारे में बुनियादी जानकारी अपने दिमाग में सूचीबद्ध की। 11 मार्शल प्रशिक्षु, 3 गति और पैंतरेबाजी उन्मुख प्रशिक्षु, 4 आक्रमण उन्मुख मार्शल प्रशिक्षु, 2 रक्षा उन्मुख प्रशिक्षु, 1 सहनशक्ति उन्मुख मार्शल प्रशिक्षु और 1 ऑलराउंडर। रूई ने अनुमान लगाया। हाँ, हमारे पास कोई मौका नहीं है। केन हंसा, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्वायर से लड़ने का यही मतलब है। अगर हम एकजुट होते, तो हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करते। रूई ने आह भरी। दुर्भाग्य से, यह असंभव है कि हम सभी को एक नेता के नीचे ला सकें और अधिक एकजुट तरीके से लड़ सकें। मार्शल प्रशिक्षुओं में इतना अधिक अभिमान और व्यक्तित्व होता है कि वे दूसरों के सामने झुक नहीं पाते।
फे ने कंधे उचका दिए। हाँ, रूई ने सिर हिलाया। केवल इतना ही नहीं, अधिक परिष्कृत रणनीतियों और युक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समन्वय बहुत अधिक है। हम अजनबियों से एक दूसरे के साथ अच्छे से सहयोग करने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये समूह एक साथ काम करने में असमर्थ है। अब लगभग समय हो गया है। स्क्वायर कायरी ने आवाज लगाई। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हम जल्दी ही शुरू करेंगे। उसने स्क्वायर की ओर देखा। हमारे पास एकमात्र लाभ यह है कि वह ढीली है। वह निश्चित रूप से लड़ाकू स्थिति में नहीं है, नहीं वह पूरी ताकत से हमला करने जा रही है। अरे, केन ने उसे हैरान होकर देखा। क्या तुम सच में जीतने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है कि यह मूल रूप से असंभव है। बेहद असंभव, रूई ने मदद की। फिर भी, अगर आप लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको जीतने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना चाहिए। वह स्क्वायर का सामना करने के लिए पीछे मुड़ा। आखिरकार, हमें हर दिन ऐसा मौका नहीं मिलता। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है। और कीमत बहुत सस्ती है। को लगा कि दूसरे छात्र जीतने के लिए उतने उत्साहित नहीं थे जितने वह था। उनके लिए यह एक सामान्य असंभव चुनौती थी, जिसे जीता नहीं जा सकता था और जिसे जीता जाना नहीं था। रूई इस दृष्टिकोण को समझता था, लेकिन वह फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। यदि आप स्वयं को अपनी सीमा तक नहीं धकेलते हैं तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं? उन्होंने सोचा, और असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को पूरा करने की कोशिश करके स्वयं को सीमा तक धकेलने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? जीतने का कोई भी मौका पाने के लिए उसे जितनी संभव हो उतनी जानकारी की आवश्यकता थी। यह उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। उसे यकीन नहीं था कि मार्शल स्क्वायर को हराने के लिए क्या आवश्यक है। वास्तव में, वह नहीं जानता था कि मार्शल स्क्वायर को सबसे पहले क्या खास बनाता है, या उन्हें मार्शल अप्रेंटिस से क्या अलग करता है। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में फे, केन और मिलियाना जैसे लोग भी अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद नहीं जानते थे। उसने पहले भी मार्शल स्क्वायर को एक क्षण में देखा था। उसने स्क्वायर कायरी को पहले भी सीनियर अप्रेंटिस के खिलाफ लड़ते देखा था और ऐसा लगा कि वह अमानवीय थी। उसकी गति, शक्ति और स्थायित्व हास्यास्पद थे। उसके जैसे मार्शल अप्रेंटिस पहले ही अपने मार्शल पाथ की खोज करके और अप्रेंटिस स्तर की तकनीकें सीखकर पारंपरिक मानवीय सीमाओं को पार कर चुके थे। लेकिन स्क्वायर कायरी की तुलना में यह अभी भी कमतर था। रूई को वह मार्शल स्क्वायर याद आ गया जो उसे तब मिला था जब वह छोटा बच्चा था। यह मार्शल आर्टिस्ट इतना शक्तिशाली था कि एक ही वार में एक बड़े पेड़ के तने को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। रूई को यह कारनामा आज भी अविश्वसनीय लगता है। यहाँ तक कि वाइटल प्रेशर और फ्लोइंग कैनन के संयोजन के साथ बैलेंस डायरेक्शन और पैरेलल वॉक के साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं संभवतः उस उपलब्धि को दोहरा सकता हूँ। सबसे अच्छा, वह दरारें पैदा करने में सक्षम था, लेकिन इसे टुकड़े टुकड़े करना सवाल से बाहर था। अपनी अपनी पोजीशन ले लो, स्क्वायर कायरी ने शांति से आदेश दिया। दूसरों के अपनी अपनी पोजीशन लेने के बावजूद, वह बिना किसी परेशानी के वहीं खड़ी रही। उसने अपने लाल बालों को बांध लिया ताकि वह मुकाबला करते समय बाधा न बने। प्रशिक्षु उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, प्रत्येक ने अपना रुख अपनाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। हवा अधिक से अधिक तनावपूर्ण होती गई। आखिरकार, शुरू करो, उसने निर्देश दिया। एक क्षण में ही 3 मार्शल प्रशिक्षुओं ने उस पर हमला कर दिया। हूश! तीनों हमले उस पर चूक गए क्योंकि वह शालीनता से उनके हमले के मार्ग से बाहर निकल गई। उसके हमलावरों ने हार नहीं मानी और उसका पीछा किया। दूसरी तरफ से, फे ने हथेली के हमलों की बौछार की तैयारी करते हुए हमला किया। स्क्वायर कायरी ने इस बार बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस पर लगभग 4 लोग थे, इसलिए केवल बचना ही सबसे बेहतर विकल्प था। इसके बजाय, उसने एक आक्रामक मार्शल अप्रेंटिस के आने वाले घुसे को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे के ऊपर से उछालकर सीधे फे के हथेली के हमले में डाल दिया। बकवास! फे ने रोकने की कोशिश की लेकिन थ्रो बहुत तेज और सही समय पर था। एक पूर्ण शक्ति और तेज हमले को रोकना व्यावहारिक रूप से असंभव था। बैम! बेचारा लड़का फे के हमले से चौंक गया। कायरी ने तेजी से एक राउंडहाउस किक मारी जो उसके 2 अन्य हमलावरों की ठुड्डी पर लगी, जबकि फे के हमले से बचने के लिए वह झुक गई। कुछ ही पलों में उसने 3 वरिष्ठ प्रशिक्षुओं को आसानी से परास्त कर दिया। पाव! उसने सीधे किक से फे को रोका, जिससे दूरी बढ़ गई। जैसे ही उसने फे का पीछा करना शुरू किया, उसकी आंख के कोने में धुंधली छाया ने उसका ध्यान खींचा। केन ने जैसे ही एक रास्ता देखा, वह दौड़कर अंदर आ गया। हूश! केन ने एक तेज जैब लगाया जिसे कायरी ने बाल बाल बचा लिया, लेकिन फिर भी वह साफ बच गया। केन आमतौर पर जोखिम उठाने की हिम्मत रखता था क्योंकि उसे मारना या पकड़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन जब उसका प्रतिद्वंद्वी मार्शल स्क्वायर था तो ये लागू नहीं होता था। जैसे ही कायरी केन को दंडित करने के लिए मुड़ी, फे, डेलन और मिलियाना ने उस पर हमला कर दिया और उसे उन पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, जबकि केन आधे अधूरे हमले से बचने में कामयाब रहा। जल्द ही हर प्रशिक्षु लड़ाई में शामिल हो गया। जब उनके साथियों में से किसी को स्क्वायर कायरी द्वारा उड़ा दिया गया या जमीन पर पटक दिया गया, तो उन्होंने ढिलाई बरती।
एक को छोड़कर सभी प्रशिक्षु। रूई ने लड़ाई शुरू होने के बाद से कोई हरकत नहीं की थी, उसने कोई रुख भी नहीं अपनाया था। वह सिर्फ स्क्वायर काइरी को देखता रहा, मानो वही एकमात्र चीज थी जिसे वह देख सकता था। अरे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें युद्ध में शामिल होने के लिए लिखित मार्शल आमंत्रण दूं, या तुम वास्तव में कुछ करने जा रहे हो? केन ने रूई के पास आते हुए कहा, जो एक थ्रो से पीछे हट रहा था। मैं एक ऑलराउंडर हूं, बेतरतीब ढंग से कूदने और अपनी हर तरह की लड़ाई शैली के साथ उसे नीचे गिराने की कोशिश करने के बजाय, मैं अधिक उपयोगिता प्रदान कर सकता हूं यदि मैं उसे अधिक सावधानी से देखूं और उसके अनुकूल बनूं, उन्होंने शांति से समझाया, अपनी नज़र काइरी से हटाए बिना। मेरी मार्शल आर्ट अधिक जानकारी के साथ बेहतर काम करती है। हाँ, बिल्कुल, केन ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। अब तक आपके लिए ये कैसा रहा है? आपके मार्शल मैजेस्टी से कोई जानकारी? वह जानबूझकर खुद को सीमित कर रही है, लेकिन बहुत ही परिभाषित तरीके से। ठीक है, ये बहुत मददगार है ना? तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। केन ने रूई को तिरस्कार भरी निगाह से देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई ने पहली बार केन की आंखों में आंखें डालकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। जब एकल विरोधियों से निपटते हैं, अगर हमलावर हमला करने में संलग्न होता है, तो वह 84% समय जवाबी आक्रामक उपायों के साथ जवाब देती है। जब 3 से अधिक हमलावरों से निपटते हैं, तो वह 92% समय बचाव के उपायों के साथ जवाब देती है। उसके जवाबी आक्रामक उपाय लगभग पूरी तरह से नर्म प्रकृति के होते हैं, जिसमें वे अपनी खुद की ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा का उपयोग उनके खिलाफ करते हैं। किक के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया जवाबी आक्रामक होती है और जैब के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया क्रमशः 79% और 93% समय रक्षात्मक होती है। उसकी इंद्रियां बेहद तेज हैं, जो प्रभावी रूप से दूरदर्शिता के रूप में कार्य करती हैं, अपनी दृष्टि से बाहर के हमलों से बहुत अच्छी तरह से बचने में सक्षम हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सरल डेटा विज्ञान था। विशिष्ट परिस्थितियों में उसकी कई प्रतिक्रियाओं को नोट करके और उन्हें अलग करके, वह कुछ विचित्रताओं और प्रवृत्तियों की पहचान कर सकता था। ये सिद्धांत वॉइड एल्गोरिथम के बाद के पुनरावृत्तियों का आधार था। संक्षेप में, वह अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर रही है, साथ ही साथ अपनी स्क्वायर स्तर की शक्ति के बजाय सटीकता, समय और स्थान पर भरोसा कर रही है। वह हम सभी को अप्रेंटिस स्तर की सामग्री से हरा रही है। रूई ने आह भरी। ये तथ्य कि स्क्वायर काइरी मार्शल स्क्वायर की चौंकाने वाली शारीरिक शक्ति का उपयोग किए बिना उन सभी को हरा सकती है, ये दर्शाता है कि वह उनसे कितनी परे थी। जीवन भर वास्तविक जीवन की लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालने से उसके निर्णय और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई थी। लेकिन क्या इससे कोई मदद मिलती है? केन ने अनिश्चितता से पूछा। मुझे लगता है कि हम पता लगा लेंगे। रूई ने स्क्वायर काइरी की ओर भागने से पहले जवाब दिया। वह जितना करीब आया, उसका दिल उतना ही धड़क रहा था। मुझे पता है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उत्तेजना भरी धड़कन को महसूस किया जो उसके पूरे शरीर में गूंज रही थी। हम आखिरकार इस चरण पर पहुंच गए हैं, उसने सोचा, जब उसकी नज़र काइरी से मिली। क्या तुमने बिजुका खेलना बंद कर दिया? उसने उसे टोका। जवाब में रूई ने उस पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। बैम! समानांतर चाल, संतुलन दिशा, बहती कैनन तकनीक को बढ़ाना और साथ ही महत्वपूर्ण दबाव का संयोजन। यही वह चीज थी जिससे रूई ने उसे प्रभावित किया। लेकिन अफसोस, इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने अग्रबाहु से हमले को रोका और घूमकर हमले को साफ प्रभाव से दूर धकेल दिया। जैसा कि अपेक्षित था, उसने हमले का रुख बदल दिया। रूई ने कहा। इसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण दबाव के हमलों की बौछार कर दी। काइरी ने रूई के डायाफ्राम पर एक अविश्वसनीय रूप से तेज झटका देने से पहले उन सभी को साफ तौर पर विक्षेपित कर दिया। पाव! रूई ने मुंह बनाया। इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज से नुकसान कम करने के बावजूद, उसके पेट में अभी भी चोट लगी हुई थी, और वार से चोट लग गई थी। इससे पहले कि वह अपना काम पूरा कर पाती, 3 और प्रशिक्षुओं ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका ध्यान भटक गया। हे, ये वास्तव में अच्छी तरह से काम किया, केन ने व्यंग्य किया। रूई ने टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और केन की ओर मुड़ गई। मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे मदद की जरूरत होगी। क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं?